जैसा कि आप सभी जानते हैं, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के एमसीक्यू सीरीज हमने आप सभी के लिए चला रखी है, जो कि AIB 19 में जो सिविल प्रोसीजर कोड 10 मार्क्स का आता है उसमें आप सभी के लिए बेनिफिट होगी। और बताइए कि कैसी आप सभी की प्रिपरेशन चल रही है। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट फॉर जुडिशियल सिलेक्शन के अंदर। ठीक है, तो इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा ताकि CPC के जितने भी क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं इसमें से कम 2 से 3 क्वेश्चन आपको वहाँ पर मिल ही जाएंगे। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा जो है वो रेस जुडिकेटा को लेकर है। यहाँ सिंपल सेक्शन से क्वेश्चन पूछे कि रेस जुडिकेटा का जो प्रावधान है वो किस सेक्शन के अंदर है। तो यहाँ पर देखिए सेक्शन 11 में जो रेस जुडिकेटा का सिद्धांत है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो है बी यहाँ पर सही है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन भी हमारा ये पूछ रहा है कि जो प्राण न्याय यानी कि रेस जुडिकाटा का जो सिद्धांत है वो कैसा है, आधुनिक है, प्राचीन है, अति प्राचीन है, 20वीं सदी का है। तो देखिए ये जो सिद्धांत है हमारा ये अति प्राचीन है, पहले समय से चला रहा है कि भाई पहले अगर किसी मामले पर डिसीजन न्यायालय के द्वारा दे दिया गया है, अब बाद में उन्हीं फैक्टों पर वही विवादक तथ्य, वही पक्षकार, ठीक है, उन्हीं मामलों पर फिर दोबारा से जो है वाद दायर नहीं किया जा सकता। ये चीज़ें पहले से ही चली आ रही ताकि वादों की बहुलता को रोका जा सके। नेक्स्ट है सिविल प्रक्रिया संहिता की किस धारा में प्राज्ञ का सिद्धांत है, तो ये अभी हम पढ़ चुके हैं 11। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है। अब ये कह रहे हैं हमसे इस क्वेश्चन में भी देखिए सारे क्वेश्चन रेस जुडिकाटा को लेकर के हैं। रेस जुडिकाटा का जो नियम है किसका है, प्रक्रिया का है, मूल विधि का नियम है, सिद्धांत का है, उपयुक्त सभी का नियम है। तो सिंपल सी बात है, देखिए CPC हमारा जो है एक प्रोसीजर कोड है, तो रेस जुडिकाटा जो है प्रक्रिया का नियम है। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेस जुडिकेटा का उद्देश्य क्या है। देखिए मुकदमेबाजी का अंत करना, दोहरे वाद से सुरक्षा देना, न्यायालय के विनिश्चय को सही व अंतिम बनाना। तो सारे ऑप्शन जो है यहाँ पर सही है, सारे ही उद्देश्य जो है रेस जुडिकाटा के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायाधीन के सिद्धांत के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी शर्त पश्चातवर्ती वाद के स्थगन के लिए आवश्यक नहीं है। ठीक है, यानी कि पश्चातवर्ती वाद को स्थगित करने के लिए कौन सी शर्त इनमें से जरूरी नहीं मानी जाएगी, यानी कि कौन सी कंडीशन रेस जुडिकाटा के लिए नहीं लग सकती। यह पहला कह रहा है, देखिए यह है कि वाद का विवादित विषय वस्तु प्रत्यक्षता और सारता प्रथम वाद में वादक के समान हो, बिल्कुल ये चीज़ें होनी चाहिए। दूसरे वाद में पक्षकार समान हो, बिल्कुल ये चीज़ें भी हैं। यह है कि जिस न्यायालय में पश्चातवर्ती वाद प्रस्तुत हुआ है वह ऐसे वाद मनोतोष देने के लिए सक्षम होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। उसके बाद आता है यह कि पूर्व विदेशी न्यायालय में लंबित हो, तो ये देखिए कोई भी ऐसी कंडीशन ऐसी नहीं है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा हमारा डी कि ये सेक्शन 11 की कोई कंडीशन नहीं है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है समझौता डिक्री पर रेस जुडिकाटा का सिद्धांत, मतलब जो समझौता हो जाता है सिविल केसेस के अंदर, तो वहाँ पर उस समझौते में जो डिक्री पारित की जाती है कि उसमें रेस जुडिकाटा का सिद्धांत लागू होता है या न्यायालय के विवेक पर निर्भर लागू नहीं होता। तो हम आपको बता दें कि जो समझौता वाली डिक्री होती हैं, जो समझौते के माध्यम से मामला सुलझाया जाता है, वहाँ पर रेस जुडिकाटा का सिद्धांत जो है कि लागू नहीं होता। यहाँ पर राइट ऑप्शन है हमारा आपका सी वाला। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर देखिए विदेशी न्यायालयों द्वारा दिए गए निर्णयों पर रेस जुडिकाटा का सिद्धांत लागू होता है, लागू नहीं होता, लागू हो सकता है, सभी असत्य हैं। तो देखिए विदेशी न्यायालयों द्वारा दिए गए निर्णयों पर रेस जुडिकाटा का जो सिद्धांत है वो क्या होगा, यहाँ पर लागू होता है। तो ध्यान रखिएगा जो हमारा रेस जुडिकाटा वाला जो सिद्धांत है वो विदेशी न्यायालयों पर भी क्या होगा, लागू होगा। मानो अगर कोई मान लेते हैं डिवोर्स से संबंधित कोई जजमेंट है और वो किसी विदेशी न्यायालय के द्वारा दे दिया गया है, तो अब ऐसा नहीं है कि वो उस डिवोर्स के मैटर्स को जो है उसी ग्राउंड्स पर लेकर भारत में फिर से फाइल कर सकता है। तो विदेशी न्यायालय द्वारा दिए गए जजमेंट जो है वहाँ पर भी रेस जुडिकाटा का सिद्धांत जो है लागू होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन सही सुमेलित नहीं है, पूछने कि इनमें से कौन सा किस सेक्शन में नहीं दिया गया। देखिए ये कह रहे हैं विचाराधीन के संबंध में प्रावधान सेक्शन 10 में बिल्कुल अगर मामला आपका पेंडिंग लंबी चल रहा है। रेस जुडिकाटा सेक्शन आपका 11 में ही है। निर्णय और डिक्री बिल्कुल सेक्शन 33 के अंतर्गत। साक्षी को समन जो है 80 में नहीं, 80 में जो दी है सूचना के संबंध में बात यहाँ पर की गई है, जो सरकारी सेवक वगैरह सरकार के अगेंस्ट जो मामले होते हैं उनमें। ठीक है, तो साक्षी को समन इस सेक्शन में इंक्लूड नहीं है। नेक्स्ट है सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 11 के किस स्पष्टीकरण में अन्वयिक प्राज्ञ की व्याख्या की गई है। तो ये स्पष्टीकरण देखिए 4 है, बिल्कुल ठीक। उसके बाद आता है नेक्स्ट हमारा, ये भी अन्वयिक प्राज्ञ के संबंध में बात करता है। यहाँ पर भी ऑप्शन नंबर सी है, पहले वाले के ये समान है क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, तो इसलिए ये भी आपका वही है, अन्वयिक प्राज्ञ के संबंध में बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए रेस जुडिकाटा के लिए क्या क्या चीज़ें जरूरी हैं, कि कौन कौन से एलिमेंट्स रेस जुडिकाटा में होने चाहिए।
देखिए वाद दो हों, एक पूर्ववर्ती हम परवर्ती वाद में विषय वस्तु क्या हो, समान हो, पक्षकार भी समान हो, और पूर्ववर्ती वाद जो है वो सक्षम न्यायालय द्वारा निर्णित किया गया हो, और पूर्ववर्ती वाद निर्णित हो चुका, तो सारी कंडीशन सारे एलिमेंट जो है रेस जुडिकेटा के लिए जरूरी है। ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर सही है। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट है, देखिए क्या होने वाला है। सह प्रतिवादी गणों के मध्य प्राग न्याय के नियम को लागू करने के लिए निम्नलिखित में से किस शर्त का पालन होना चाहिए। सह प्रतिवादियों के मध्य, देखो अगर रेस जुडिकेटा का सिद्धांत सह प्रतिवादियों के मध्य लागू होगा तो कौन कौन सी कंडीशन होनी चाहिए। देखिए सबसे पहले प्रतिवादी गणों के बीच हितों का टकराव नहीं होना चाहिए। दूसरा कह रहा है प्रतिवादी गण एक से अधिक वाद में प्रतिवादी होने चाहिए। और शी क्या कह रहा है कि प्रतिवादी गणों के बीच उठे प्रश्न का अंतिम निर्णय अंतिम रूप से हो गया हो। और डी कह रहे हैं कि प्रतिवादी गणों के बीच प्रश्न का निर्णय अंतिम रूप से नहीं हुआ हो। तो हमसे क्या कहना चाह रहे हैं कि वो कौन सी शर्त है जिसको सह प्रतिवादियों के मध्य अगर प्राज्ञ का नियम लागू करोगे तो वो उसका पालन होना चाहिए। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा कौन सा, सी वाला। ठीक है, कि प्रतिवादी गणों के बीच उठे प्रश्न का निर्णय जो है अंतिम रूप से हो गया होना चाहिए, तभी तो माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है रजिस्ट्रेशन से संबंधित। ये कह रहा है जो ए है वो बी के विरुद्ध तत्व स्वत्व के आधार पर, यानी कि जो ऑनरशिप है, टाइटल है, टाइटल के आधार पर ए कर रहा है ध्यान रखिए बी के विरुद्ध टाइटल के आधार पर भूमि के कब्जे के लिए वाद संसिद्ध करता है। वाद में जो है आगप्त हो गया, डिग्री पारित हो गई। अब बे ने यह प्रतिवाद नहीं किया कि वह भूमि पर किए गए सुधारों के लिए प्रतिकर पाने का हकदार है। ठीक है, अब वहां पर बे ने ये चीजें नहीं शामिल की उसी केस के अंदर कि भाई ये ठीक है, ये जो भूमि थी इस पर मैंने जो सुधार किया इसके समय मुझे प्रतिकर चाहिए, मैंने जितना खर्चा इस भूमि के इंप्रूवमेंट के लिए क्या है, सुधारों के लिए क्या है, वो पैसा तो मुझे दे दो। बट इस प्रकार की मांग जो है प्रतिवाद के तौर पर बी ने नहीं की। तो अब क्या वह नए वाद में उस प्रतिकर को मांग सकता है, वह उस प्रतिकर को प्राप्त करने के लिए नया दावा कर सकता है। शी ऑप्शन कह रहा है वह प्रतिकर को प्राप्त करने के लिए नया दावा नहीं कर सकता। तो बिल्कुल यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा सी वाला। भाई आपको पहले ही करना चाहिए था। यहाँ सेक्शन 11 का जो चौथा स्पष्टीकरण है कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा वो यहाँ पर लागू होगा। नेक्स्ट हमारा ए जो है वह बे के विरुद्ध किराए के लिए वाद संसिद्ध करता है। ठीक है, बे यह भी कथन करता है कि स्वामी ए न होकर स है। ए ने किया बे के विरुद्ध किराए के लिए वाद, बट बे ने यहाँ पर क्या कहा कि ए तो स्वामी ही नहीं है, स्वामी तो स है। अब न्यायालय द्वारा यह निर्धारण किया जाता है कि ए जो है वादग्रस्त भूमि के संबंध में अपना स्वामित्व सिद्ध करने में असफल रहा है। तो ऐसी स्थिति में अब देखिए वाद में ए बे एवं स के विरुद्ध स्वत्व की घोषणा हेतु वाद दायर कर सकता है। ए केवल स के विरुद्ध स्वत्व की घोषणा संबंधी वाद कर सकता है। ए बे एवं स दोनों के विरुद्ध नहीं कर सकता। तो बिल्कुल सिंपल है, यहाँ पर ए इन दोनों के विरुद्ध टाइटल के लिए जो है स्वत्व की घोषणा के लिए वाद दायर कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए ने एक वाद स्वयं अपनी तथा अपनी पुत्रियों की ओर से संसिद्ध, यानी कि खुद भी और अपनी बेटियां सभी उसमें देखिए वादी हुए। वाद में वादियों के बीच परस्पर कोई विरोध नहीं था। यहाँ पर आगे चलकर वयस्क होने पर एक पुत्री ने पिता द्वारा प्राप्त संपत्ति के बंटवारे के लिए वाद दायर किया। तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए यह वाद मूलवाद द्वारा वर्जित नहीं होगा। ठीक, यह वाद मूलवाद द्वारा वर्जित होगा। सी कह रहा है कि पुत्री अपने पिता के विरुद्ध दावा करने के अधिकारी नहीं है। और डी कह रहा है कि यह वाद तभी चलेगा जब उसकी सभी पुत्रियां पिता के विरुद्ध वाद दायर करें। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए यह वाद जो है बिल्कुल अलग मैटर को लेकर है। तो यहाँ पर जो वो पुत्री है जब वो वयस्क हो गई तो क्या करेगी, मूल वाद द्वारा उसका वो वाद वर्जित जो है नहीं होगा, क्योंकि कंडीशन जो है यहाँ पर अलग है। देखिए कितनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं और आपको लोग जानते हैं कि AIB के अंदर इसी प्रकार के क्वेश्चन जो पुटअप होते हैं केसेस टाइप होंगे, आपके फैक्चुअल बेस होंगे और आपके प्रॉब्लम बेस होंगे। ए बे के विरुद्ध एक मृत महंत की वारिस की हैसियत से दावा करता है। ठीक है, यानी कि वो क्या करे कि वारिस की हैसियत से दावा करके मठ की संपत्ति की प्राप्ति के लिए वाद दायर किया। वाद खारिज कर दिया जाता है क्योंकि वह उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्राप्त करने में असफल रहा था, क्योंकि उसके पास उत्तराधिकार प्रमाण पत्र था नहीं। ठीक है, तो अब ए बे के विरुद्ध मठ की ओर से मठ के व्यवस्थापक की हैसियत से वाद दायर करता है। पहले किसकी हैसियत की है, वारिस की हैसियत से।
दूसरा केस जो है व्यवस्थापक की हैसियत से दायर किया, यानी कि यहाँ पर उस मामले में उसका जो स्टेटस था, जो हैसियत थी वो चेंज हो गई। तो क्या अब यहाँ पर उसने जो व्यवस्थापक की हैसियत से दूसरा सूट फाइल किया वो रेस जुडिकाटा से वर्जित होगा या रेस जुडिकाटा से वर्जित नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर उसका स्टेटस चेंज हो गया तो वर्जित नहीं होगा। पहले वारिस की हैसियत से ला रहा था, व्यवस्थापक की हैसियत से ला रहा है, तो वहाँ पर अगर देखिए किसी मामले में पक्षकार की हैसियत बदल जाती है तो स्टेटस चेंज हो जाता है, तो वहाँ पर भी सूट फाइल किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें हमसे क्या पूछा जा रहा है, असत्य पूछ रहे हैं। रेस जुडिकेटा का सिद्धांत समझौता, डिक्री तथा आदेशों पर लागू नहीं होता, तो आप पीछे पढ़ चुके हो। रेस जुडिकेटा का सिद्धांत लोकहित के मुकदमों पर भी लागू होता है, ठीक है। सी कह रहे हैं कि रेस जुडिकेटा का सिद्धांत समेकित कार्यवाहियों पर भी लागू है और रेस जुडिकेटा के प्रावधान आज्ञापक नहीं है। तो यहाँ पर जो है रोंग है आपका डी। रेस जुडिकेटा के जो प्रावधान है बिल्कुल वो कैसे हैं, आज्ञापक प्रकृति के हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप ये वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी प्रकार की AIB के पर्पज़ से जो हम आपकी वीडियो बनाएंगे, अदर जुडिशियल एग्जामिनेशन के पर्पज़ से किसी भी सब्जेक्ट को लेकर हम आपके लिए वीडियो बनाएंगे, वो सभी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।